हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम ऑल्सो वेरी गुड. स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं? हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसमें हमने बहुत सारे कंटेंट्स अभी तक क्लियर कर लिए हैं. जैसे हमने जो कंटेंट्स वाइज देखा था, इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन. देन वी हैव डिस्कस द प्रॉपर विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. एक हियरार्की देखी कि वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो अगर हम विटेकर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया देख लिया था. वी हैव कंप्लीटली कंप्लीटेड द मोनेरा, we have completed the protista, the fungi and the plantae. What we have discussed in plantae, that is we have discussed that plants have some characters which are very much developed in comparison to monera, protista and fungi. Then in plantae we have discussed the sub classification according to some basics. क्या क्या बेसिक्स थे? जैसे अपना था बॉडी डिफरेंशिएशन, प्लांट सीड देते हैं क्या, अगर वो सीड देते हैं तो वो सीड नेकेड है, कवरिंग नहीं है, या इनक्लोज्ड है, कवरिंग है. अब उसके जो सब क्लासिफिकेशन की क्लासेस के क्या क्या नाम थे? वी हैव थैलोफाइटा, वी हैव ब्रायोफाइटा, वी हैव टेरिडोफाइटा, फेनेरोगैम्स, इंदैम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोसोम एंड फाइनली मोनोकॉट एंड डाइकॉट. सो थैलोफाइटा इज द मोस्ट प्रिमिटिव, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एंड द डाइकॉट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर द लास्ट most updated plants which having all the updated developed features and characters in them. Then we have started the kingdom Animalia. We have started the kingdom Animalia. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करना बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस चैप्टर इन्वॉल्व सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो मेनी कंटेंट, सो मेनी पॉइंट्स. तो अगर आप हर क्लास में अगर पहले का रिवाइज करके चलोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा. ठीक है, तो कौन सी क्लासेस थी या हमने कौन से एक तरीके से देखे कि हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. देखो, हमने देखा पोरीफेरा, ठीक है, देन सीलियंट्रेटा, ठीक है, सॉरी आई हैव पुट द रॉन्ग स्पेलिंग, सीलियन ट्रेटा, ठीक है. देन प्लेटी हेलमिंथीस. क्या है स्टूडेंट्स? प्लेटी हेलमिंथीस. देन प्लेटी हेलमिंथीस के बाद आता है नीमेटोडा, ठीक है. नीमेटोडा के बाद एनीलिडा. एनीलिडा के बाद क्या आ रहा था स्टूडेंट्स? आर्थ्रोपोडा. क्या आ रहा था स्टूडेंट्स? आर्थ्रोपोडा. आफ्टर आर्थ्रोपोडा वी हैव मोलस्का. Then after mollusca we have echinodermata. We have echinodermata. Echinodermata के बाद आता है प्रोटोकॉर्डेटा. Echinodermata के बाद क्या आता है? प्रोटोकॉर्डेटा. Echinodermata के बाद क्या आता है? प्रोटोकॉर्डेटा. और फाइनली वर्टिब्रेटा. फाइनली क्या आ जाता है? वर्टिब्रेटा. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, देखो हमने कल पोरीफेरा के कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे. अगर शुरू से शुरू करें, पोरीफेरा. पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी पे आपको पोर्स नजर आएंगे, जिनकी पूरी बॉडी पे आपको पोर्स नजर आएंगे. तो हम ये कह सकते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स. पोर बियरिंग एनिमल्स. पोर बियरिंग एनिमल्स. ठीक है, एक एक करके अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो चूंकि ये एनिमल्स में आते हैं तो जो उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखेंगे. वो आता है मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है. और देखो
वैसे तो जनरली एनिमल्स मोबाइल होते हैं, आप इसमें देखो मैंने कल आपको इमोबाइल लिखाया था, इनमें आप मोबाइल भी लिख सकते हो और इमोबाइल भी लिख सकते हो, लेकिन ये जनरली क्या होते हैं कि अगर एक ही पोजीशन पे बैठे रहेंगे तो इतना माइन्यूट मूवमेंट करेंगे कि वो नोटिसेबल नहीं होगा। ये ऑर्गेनिजम्स इतना माइन्यूट मूवमेंट करेंगे कि आपको नोटिसेबल नहीं होगा। तो ओवरऑल सिनेरियो इसके अंदर क्या आता है कि दे आर इमोबाइल, ये मूवमेंट नहीं शो करते, ये अपनी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे नहीं जाते, तो इमोबाइल, तो इमोबाइल। ठीक है, रहते कहां हैं? देखो मैंने आपको एनिमल्स के बारे में बताया था कि ये कॉस्मोपॉलिटिशियन है, बहुत सारे रेजिडेंसेस को कवर कर सकते हैं, जैसे एयर को कवर कर सकते हैं, लैंड को कवर कर सकते हैं, वाटर को कवर कर सकते हैं। तो इनका हैबिटेट क्या है? पानी, एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। ऑब्वियस सी बात है कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, एज दे आर एनिमल्स दे डोंट ग्रीट विथ सेल वॉल, दे हैविंग ओनली सेल मेम्ब्रेन। और ऑब्वियसली है कि दे डोंट हैव द प्रोविजन दैट देयर प्लास्टिड शुड कंटेन। पहली बात तो यह है कि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होंगे, तो इफ देयर इज नो प्लास्टिड, या मान लो प्लास्टिड का प्रोविजन होता भी, तो दे आर नॉट कंटेनिंग एज सच ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट टू मेंटेन या टू सर्वाइव देयर लाइवलीहुड दे हैव टू टेक फूड। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? डिपेंडेंट है ये दूसरे पर, तो हेटेरोट्रॉफिक, तो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन पे आए तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन किन के बेसिस पर स्टार्ट था एनिमल्स का? जैसे पहले पोरीफेरा है तो बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, कि बॉडी सेल की बनी हुई है, टिश्यू की बनी हुई है, ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है कि बॉडी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बैठी हुई है। मीन्स द बॉडी इज स्टिल मल्टी सेलुलर, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ सो मेनी सेल्स, एटलीस्ट मोर देन वन सेल, बट द सेल्स डू नॉट ग्रुप टू फॉर्म अ टिश्यू। मतलब जैसे अगर आप ऐसे कंसिडर करो कि ये बॉडी है पोरीफेरा की, तो इसमें आपको मल्टीपल सेल्स नजर आएंगे, मतलब एक से ज्यादा सेल्स नजर आएंगे। बॉडी एक सेल की नहीं बनी हुई है, बॉडी एक से ज्यादा सेल्स की बनी हुई है, पर सेल्स क्या है? ऑल ओवर बॉडी में स्कैटर्ड है। ठीक है, मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती इन ऑर्गेनिजम्स में पोरीफेरा के कि जैसे ये 4 सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना लें या वो 4 सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना लें। तो प्रॉपरली जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल पर ही है। मतलब बॉडी जो भी स्ट्रक्चर करेगी, जो भी डिजाइन शो करेगी, जो भी फंक्शंस करेगी, जिस भी तरीके की एक्टिविटीज उसको करनी है, प्योरली एंड प्योरली सेल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। सो हम कह सकते हैं many cells are present, many cells are present able to perform all the functions, able to perform all the functions। अब जब बॉडी सेल से टिश्यू में ही नहीं आई है तो कहां से टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी बॉडी का साइज एंड शेप कैसा होगा? जैसे हमारी बॉडी में तो ऑर्गन्स हैं, जैसे आंखें हैं, मुंह है, सर है, बाल है। तो मेरे पास क्या है? एक डिजाइन है कि पहले हेड आएगा, स्कल आएगा, देन हेयर्स आ जाएंगे, देन एक फेस का स्ट्रक्चर आएगा। फेस भी किसी का गोल हो सकता है, किसी का प्रॉपर सर्कुलर भी होता है, किसी का बहुत ज्यादा वी शेप्ड होता है। ठीक है, और आईज हैं, किसी की बड़ी हो सकती हैं, किसी की ब्राउन आईज हो सकती हैं, किसी की छोटी आंखें, ग्रीन आईज। तो हमारे पास अपनी बॉडी का एक प्री फॉर्म्ड स्केलेटल डिजाइन है कि नहीं भाई आंखें ऊपर ही आएंगी, आंखों की जगह आप नाक नहीं लगा सकते। इट विल कितना आप इमेजिन करके देखो कि अगर कानों को मैं आंखों में डाल दूं और आंखों को कानों से इंटरचेंज कर दूं तो हाउ विल यू फील? कैन यू कंसिडर इट एज अ गुड एथिक ऑफ योर बॉडी? नो, यू विल सी सम काइंड ऑफ भयानक से आप लोग नजर आओगे। ठीक है,
तो पॉरीफेरा की बॉडी क्या है, एक तरीके से कहूं तो ऐसे एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर की तरह बैठी हुई रहती है, क्योंकि ना तो इनमें आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रहा है, ना कोई ऑर्गन है, मतलब ना तो मुंह नजर आएगा, ना ही कोई कान, नाक, आंख, कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको, इनकी बॉडी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो एक तरीके से साइज एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, आंख का नाक होंगे तो कहीं से बॉडी गोल भी होगी, कहीं लंबी भी होगी। तो एक तरीके से कहें तो जनरली दे आर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, जनरली दे आर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स, फ्लैटेंड बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल वे में है, सिर्फ आप इमेजिन करो और लिखते चलो। ठीक है, तो हम अगर फ्लैटेंड बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स नो सिग्निफिकेंट माउथ है, कोई आईज एंड ईयर्स नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपलेस्ट बॉडी का स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करते हैं ना, इनमें कहां कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको नजर आ रही है। तो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले आए, very less developed features and characters, features and characters, so having simplest body organization, सबसे सरल, सबसे आसान, so having, इधर लिख रही हूं स्टूडेंट जिससे कि नीचे आपको दिक्कत नहीं आए देखने में। सो हैविंग सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको बार बार कह रही हूं कि दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स, दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। तो अगर इनकी पूरी बॉडी सरफेस एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर की तरह है और इनमें ना कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है टिश्यू ऑर्गन का, तो इनकी बॉडी में ना तो आईज है, ना ईयर्स है, ना माउथ है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कुछ भी नहीं है तो खाना कैसे ले रहे हैं, एयर कैसे ले रहे हैं, वाटर कैसे ले रहे हैं। भाई आप फूड के बिना नहीं जी सकते, आप वाटर के बिना नहीं जी सकते, आप एयर के बिना नहीं जी सकते, ये तो बेसिक नेसेसिटीज है ना। हैबिटेट मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, भाई अब न्यूट्रिशन भी हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब खुद के पास तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो इन सारी चीजों को इंटरलिंक करके हम समझे तो पॉरीफेरा की ओवरऑल बॉडी पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स उन्हें मदद करते हैं गैसियस एक्सचेंज करने में, फूड को इनटेक करने में, एक्सक्रीटरी मैटर को बाहर निकालने में और वाटर को इनटेक करने में। मतलब न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन एंड कोई अगर बॉडी का सर्कुलेशन करना है, कोई फ्लूइड भेजना है, तो वो सारा प्रोविजन क्या है, इन होल से ही होगा। इन होल से ही आपको क्या करना पड़ेगा, सारी बॉडी में जो भी अंदर डालना है या बॉडी से बाहर निकालना है, दीज होल विल प्रोवाइड दी वे, दीज होल विल प्रोवाइड दी वे। बॉडी का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, जैसे बॉडी में बहुत सारे होल्स ही होल्स हैं, तो एक होल दूसरे होल के साथ मिक्स करके कैनाल बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है। तो मान लो इधर की होल से इसने खाना लिया तो कैनाल को क्रॉस करके दूसरे होल में खाना दे देगा, वो होल बाकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे होल्स के थ्रू ही, क्योंकि पूरी बॉडी पर होल्स है। मान लो यहां पर एक्सक्रीशन हुआ, बॉडी का वेस्ट निकालना है, तो इसी होल से कैनाल के सिस्टम को क्रॉस करके होल्स के थ्रू ही एक्सक्रीशन भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स को स्पॉन्जेस भी कहते हैं। आपने स्पंज का टुकड़ा देखा है, आप स्पंज में पानी डाल दो, ठीक है, आपको स्पंज में छोटे छोटे दाने नजर आएंगे। एक तरीके से मान लो कि स्पंज का टुकड़ा पॉरीफेरा है, एग्जाम्पल की फॉर्म में मान लो भाई स्पंज एक फ्लैट टुकड़ा होता है, थोड़ा गोले के फॉर्म में ले लो, ठीक है, पर चपटा है ना, उसमें डिजाइन नहीं नजर आ रही है आपको, तो समझ लो कि स्पंज का टुकड़ा पॉरीफेरा है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, क्योंकि जैसे स्पंज के ऊपर होल्स होते हैं
पानी जैसे ही आप डालोगे वो उसको सोक कर लेगा, ठीक है, और जैसे ही आप उसको निचोड़ोगे पानी बाहर भी निकल जाएगा। कुछ पार्टिकल्स आपने छोड़िए तो वो अंदर जम जाएंगे, ठीक है, और शेड भी हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो स्पंज का टुकड़ा है दे आर जस्ट लाइक बिहेविंग लाइक पोरीफेरा। तो पोरीफेरा ऑर्गेनिजम्स को स्पॉन्जेस भी कहते हैं, ठीक है। पोरीफेरा ऑल्सो नोन एज sponges, also known as sponges। और क्या है? holes are present all over the body। holes मतलब pores are present all over the body, all over the body। अब देखो ये होल्स का प्रोविजन किस लिए है, ठीक है। होल्स अलाउ exchange of water, food, air and waste matter। जनरली यही चाहिए, एंड वेस्ट मैटर, ठीक है। और अच्छा, अगर आप इसमें और कोई पॉइंट्स लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जैसे इतने तो सफिशिएंट है ही आपके लिए भाई। इसमें आप ये कह सकते हो कि बॉडी भले ही स्पंज की तरह है, लेकिन बॉडी सॉफ्ट नहीं है। बॉडी भले ही स्पंज की तरह है पर बॉडी सॉफ्ट नहीं है। सॉफ्ट नहीं के मतलब देखो, अगर इनकी बॉडी में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? भाई इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई ना कोई तो कवरिंग होनी चाहिए ना। इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कोई ना कोई कवरिंग तो होनी चाहिए ना। मान लो कोई डैमेज कर दे होल्स को, तो अगर होल्स नहीं रहेंगे तो हाउ विल दे परफॉर्म ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज। तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं? देयर बॉडी इज कवर्ड बाय समथिंग हार्ड कवरिंग नोन एज स्केलेटन। इनकी बॉडी के ऊपर कुछ एक सख्त ठोस कवरिंग होती है जिन्हें आप स्केलेटन के नाम से जानते हो। जैसे हमारी बॉडी का ढांचा स्केलेटन है, हड्डियों का बना हुआ है, तो हड्डियां ठोस होती हैं, हार्ड होती हैं। तो हमारी बॉडी क्या हड्डियों पर खड़ी हुई है ना, ऐसे थोड़ी सॉफ्ट है मेरी हवा आएगी और मैं हिल जाऊंगी, ठीक है। सो बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कवरिंग, body is covered by hard covering called as skeleton। ये क्या देता है आपको? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अगर हम इनकी बॉडी की थोड़ी सी बात करें तो ये क्या है? बॉडी ऐसे मान लो, ठीक है। अब देखो ये क्या है? पोर्स हैं। ये बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स हैं। तो अगर पोरीफेरा ने कुछ भी लिया तो ये एक कैनाल की तरह पोर से पास होता हुआ सामान क्या हो जाएगा? सर्कुलेट हो जाएगा। और अगर किसी सामान को बाहर निकलना हो तो कैनाल को क्रॉस करके पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स दे रखे हैं, एक्चुअली दे आर क्लिक्ड डायग्राम्स। तो मैं आपको जो समझाने के लिए उस ऑर्गेनिज्म का एक क्या बोल सकती हूँ, फ्लो चार्ट तरीके से बता सकती हूँ। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, दे आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पोरीफेरा, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट डाउन किया? देखिए सारे कैरेक्टर्स हो गए एंड फाइनली एग्जाम्पल एंड डायग्राम. सो वी हैव कंप्लीटली कंप्लीटेड दी पॉरीफेरा. अब पॉरीफेरा के बाद क्या पढ़ाने वाली हूं? दूसरा क्या था स्टूडेंट्स? सीलियन ट्रेटा. क्या था स्टूडेंट्स? सीलियन ट्रेटा. ठीक है, चलो हेडिंग डालो जब तक मैं वहां पर पहुंचती हूं. ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी फास्ट ऑफ माई बैच. वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू. ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? सीलियन ट्रेटा. लेट्स स्टार्ट सीलियन ट्रेटा. सीलियन ट्रेटा. ठीक है, अब आप मुझे बात बताओ, सीलियो अगर आप इसको टुकड़ों में बांट दो, ठीक है, सीलियो और ट्रेटा, क्या समझोगे? सीलियो का मतलब होता है कैविटी, खाली जगह, होलो स्पेस. ठीक है, सीलियो का मतलब क्या होता है? कैविटी, ठीक है, होलो स्पेस, कैविटी, होलो स्पेस. और ट्रेटा का मतलब होता है गट. ठीक है, अब आप पहले थोड़ा सा इसको समझो. ठीक है, कैविटी देखो, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में, जो भी ऑर्गेनिजम्स इनमें पढ़ने वाले हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको एक खाली स्पेस नजर आएगी. आपको एक खाली स्पेस नजर आएगी. मैं आपको क्या बोल रही हूं? सीलियन ट्रेटा. सीलियो मतलब होलो स्पेस है, खाली कोई रिक्त स्थान मान लो, फिल इन द ब्लैंक अपन पढ़ते हैं तो ब्लैंक स्पेस है. और ट्रेटा मतलब गट है. ठीक है, अब होलो स्पेस है. ठीक है, इनकी बॉडी में क्या है? आपको एक होलो स्पेस नजर आएगी, एक खाली जगह नजर आएगी. तो कोई भी अगर खाली जगह नजर आ रही है या कोई होलो स्पेस है तो यू कैन कंसीडर कि वो एक पैसेज को अलाउ कर रही है, कुछ मटेरियल्स का एक्सचेंज अलाउ कर रही होगी. जैसे उसमें पोर्स थे जो कि कैनाल सिस्टम को बना रहे थे, उन कैनाल सिस्टम्स के थ्रू सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज पॉसिबल था. आप फूड को अंदर ले रहे थे, वाटर को अंदर ले रहे थे, गैसेस को अंदर ले रहे थे और वेस्ट मटेरियल को. तो इसमें हो सकता है कि अब चूंकि सीलियन ट्रेटा इज द एडवांस्ड, सीलियन ट्रेटा जस्ट आपके पॉरीफेरा के बाद आ रहा है, तो ये क्या होगा? थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म में होगा. एडवांस्ड फॉर्म में होगा तो बॉडी थोड़ी क्या होगी? पॉरीफेरा से बड़ी होगी, कोई शायद एक प्री डिजाइन स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई होलो स्पेस लेफ्ट रह गया होगा. लेकिन उस होलो स्पेस का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर होगा कि वो कोई ना कोई पैसेज को क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है. कोई ना कोई पैसेज को क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है. और गट का मतलब क्या होता है? गट मीन्स रेफर्स टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अगर हम अपनी बॉडी को कंसिडर करें कि माई वेल डेवलप्ड, in human beings the complex well developed digestive system is also known as gut. जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल का बना हुआ होता है, इट इंक्लूड माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस. तो ये जो बीच में सेंट्रली लोकेटेड कोई चीज मान लो, उसको आप क्या बोलोगे? गट बोलोगे. उसको क्या बोलोगे? गट बोलोगे. तो ये गट हो गई, ये माउथ से लेके एनस तक क्या हो गई? गट हो गई. तो गट के आसपास क्या होंगे? आपके ऑर्गन्स लोकेटेड है. गट के आसपास क्या है? एक ऑर्गन्स लोकेटेड है. मतलब मैं ये कह सकती हूं कि गट एक मिडलाइन को रेफर कर रहा है बॉडी में. गट एक मिडलाइन को रेफर कर रहा है बॉडी में जिसका इनिशिएशन डाइजेस्टिव सिस्टम ने किया था. गट एक मिडलाइन को रेफर कर रहा है बॉडी को जिसका इनिशिएशन डाइजेस्टिव सिस्टम ने किया था. और अगर और भी ऑर्गन्स आने हैं तो वो इस गट के लोकेशन के रेफरेंस पे आ सकते हैं. इस गट की लोकेशन के रेफरेंस में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आ सकते हैं. तो अगर अपन इस पे एक एक लाइन लिखना स्टार्ट करें तो हम क्या कह सकते हैं? सीलियन ट्रेटा क्या है? सेकेंड सब क्लासिफिकेशन या द सेकेंड क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ऐसे लिख सकती हूं. इट इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन
It is the second classification of kingdom of Animalia, of kingdom Animalia. अब आप क्या कह सकते हो कि ऑब्वियसली सीलियंट्रेटा पॉरीफेरा के बाद आ रहा है, तो उसमें पॉरीफेरा के कंपैरिजन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और फीचर्स थोड़े डेवलप ही होंगे. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट कम्स आफ्टर porifera, so having more complex. देखो कॉम्प्लेक्स और अपडेटेड फीचर्स हर सिनेरियो को रिप्रेजेंट करते हैं. मोर कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप्ड characters and features ठीक है. अब अगर हम बात करें पहले एक एक पॉइंट की, तो क्या क्या लिखेंगे आप मुझे एक बात बताओ. वही जो नॉर्मल किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन है, क्या होगा स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक. इसी के साथ इंक्लूड कर देती हूं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक. फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉफिक और हैबिटेट बताओ इसका हैबिटेट भी एक्वेटिक होगा. इसका हैबिटेट भी क्या हो जाएगा, एक्वेटिक हो जाएगा. इसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, एक्वेटिक हो जाएगा. इसमें भी सेल वॉल एब्सेंट. मैं आपको सबसे पहले काम करती हूं, एक डायग्राम बनाती हूं. उस डायग्राम से आपको क्या है, अगर डायग्राम बना हुआ रहेगा तो उसको देख देख कर भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस ऑर्गेनिज्म में, इस क्लास के अंदर कौन से फीचर्स और कैरेक्टर्स आएंगे. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम, सी इट केयरफुली. समझ में आ रहा है, आप लोग भी साथ साथ में बनाते चलिए. व्हाट आई एम ड्रॉइंग, मैंने कुछ ऐसी चीज बनाई है जिसमें या तो ये आउटर लेयर की फॉर्म में हो रही है येलो वन, और जो मेजेंटा वन है, पिंक वन है, वो इनर लेयर है, और ये कुछ खाली स्पेस नजर आ रही है. आपको क्या है, कुछ खाली स्पेस नजर आ रही है. These are something, कुछ एक्सटेंशंस हैं. ये क्या है, कुछ एक्सटेंशंस हैं. शायद ये कुछ मूवमेंट कराने में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, इनमें कुछ मैं ऐसे चीजें बनाऊंगी. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है. किसी भी फॉर्म में बना सकते हो. आपको जस्ट एक प्रोजेक्शंस दिखाने हैं, इन जो भी ये प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं. ठीक है, अगर मैं कहूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हाइड्रा. इसे क्या कहते हैं, हाइड्रा. मतलब कहीं ना कहीं सीलियंट्रेटा का एग्जाम्पल हाइड्रा है. सीलियंट्रेटा का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है. देखो इसमें अगर पहला पॉइंट लिखें, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा. देखो चूंकि सीलियंट्रेटा पॉरीफेरा से ऊपर आया है, तो इसमें
जो सेल्स में कैपेबिलिटी हो गई है कि आप क्या कर दो, ग्रुपिंग कर दो। सेल्स में क्या कैपेबिलिटी हो गई है कि आप ग्रुपिंग कर दो, मीन्स द सेल्स आर एबल टू फॉर्म टिश्यू। तो इसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सेल से ऊपर है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम ये कह सकते हैं cells get grouped to form tissue, देखो अगर आप पॉरीफेरा का कंपैरिजन सीलियंट्रेटा से कर रहे हो तो आपको क्या चीज अपडेटेड नजर आएगी। देखो पहला तो जो क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस था कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, देखो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी ज्यादा चीजों को वो एकम्पनी करेगा, डिजाइन उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स उस सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो हर एक कंपोनेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर सीलियंट्रेटा के अंदर पॉरीफेरा के कंपैरिजन सेलुलर लेवल ना होके टिश्यू लेवल है, दैट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज के लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, जो इसके बाद की कंटिन्यूटी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा, वी हैव स्टार्टेड द एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया के बाद अपन ने क्लासेस के बारे में पढ़ा कि वी हैव पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, सारों के नाम लिखे। हमने ये बोला कि इन सबका क्लासिफिकेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एक एक को पढ़ा तो हमने प्रॉपर पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया। भाई सेल का लेवल है, होल्स हैं, सारा काम होल से हो रहा है। स्पंजेस हैं, एक स्पंज का टुकड़ा इज इक्विवेलेंट टू पॉरीफेरा। स्पंज को देख लो, समझ लो, पॉरीफेरा को समझ लिया। एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे स्पॉन्जिला हो गया, साइकोन हो गया, यूप्लेक्टिला हो गया। तो दीज ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉरीफेरा एज दे आर accompanying the characteristics which are equal to the characteristics we have studied in the class पॉरीफेरा। उसके बाद हम सीलियंट्रेटा में आए तो सीलियंट्रेटा में हमने ये सब पढ़ा और फाइनली एक चीज क्या अपडेटेड पढ़ी हमने ये चीज अपडेटेड पढ़ी कि इसका ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आप ये डायग्राम बना लीजिए, या जिन स्टूडेंट से नहीं बना हुआ है नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि ये अधूरा छूट गया है, इस डायग्राम को वापस से बना के आपको सीलियंट्रेटा से कंटिन्यूटी स्टार्ट कराऊंगी। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज घर जाके रोज पढ़िए, बिकॉज डाइवर्सिटी एक्चुअली इन्वॉल्व्स टू मच रिविजन। मैं आपको हर बार क्यों एक लाइन को बार बार बताती हूँ, जिससे कि आपकी रिदम नहीं टूटे और आप हर टॉपिक को क्या करें, इंटरलिंक करके पढ़ते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं ऑफ करती हूँ, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।